अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मज़ाहमत और मफाहमत के बीच फंसी ये फाइनल कॉल फैसला साजों की अना का मसला बनी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज रुकवाने के लिए आई दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए इंतजामिया को कोई दरख्वास्त नहीं दी। वफाकी वजीर दाखिला की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ से बातचीत करे। कमेटी में चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला के लोग शामिल हो। इस्लामाबाद में इज्तिमा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उधर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की दी गई मुज़ाकरात की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। आज तक की डेडलाइन दी गई थी कि अगर तो मुज़ाकरात में कामयाबी कोई हासिल हो सके, लेकिन आज उन्होंने जेल में जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी। वाज़े हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। वाज़े हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया। मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने कितने श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाए थे। बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वकला, जजेस, मजदूरों और सिविल सोसाइटी समेत सबको पैगाम दे रहा हूं कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। एहतजाज 100% होगा। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका नाम नहीं बता सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। मुज़ाकरात का हामी हूं लेकिन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं खुद इस हक में हूं कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है। कोई सूरत नहीं है। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा आज अपने भाई का पैगाम देते हुए आपदीदा हो गई। जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से जब गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक FIR काट चुके थे। और नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात के लिए, और जिससे आज जो बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि संजीदगी भी नहीं नजर आ रही, वो जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि कंटेनर्स और जो पुलिस एहलकार की नफरी है वो बड़ी ज़ेर बहस है। हुकूमत इस वक्त एक कैसी पोजीशन में है, किस तरह से इनको काउंटर करेंगे? अगर ये थ्रेट के तौर पे अब वो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई प्रोटेस्ट कंसिडर करते तो फिर ये इतनी ज़्यादा जो तैयारी की जा रही है और जिससे हुकूमत भी बड़ी बखूबी वाकिफ़ है कि इससे बड़ा मुल्क का भी नुकसान होता है। एवरी टाइम दे अनाउंस अ प्रोटेस्ट कॉल और फिर मुल्क को जो बंद होते हुए हम देखते हैं तो इससे हमारी मईशत को भी बड़ा नुकसान होता है जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के आप और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सूबाई आप वजीर भी रहे। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई मेंशन्ड, 1200 से ज़ायद कंटेनर्स इस्लामाबाद में, 22,000 के करीब पुलिस की नफरी, जिसमें से 9,000 के करीब रेंजर्स जो हैं वो तलब कर लिए गए, 50,000 रबर बुलेट्स, एंटी गेयर राइट्स, तमाम जो इतनी तैयारी की जा रही है, इससे क्या अखज़ किया जाए? ये हुकूमत की ओवर प्रिपेयर्डनेस है या नर्वसनेस है? क्योंकि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जो ये एहतजाज की कॉल दी जा रही है, ये कोई थ्रेट नहीं आया आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो आप बात कर रही हैं कि इनके लिए ये सियासी मौत है कि मुल्क की मैशत बेहतर हो, इनकी सियासी मौत है कि आज महंगाई की शरह में कमी हो रही है, इनके लिए ये सियासी मौत है
कि आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट जो है इस मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। इनके लिए सियासी मौत है कि आपकी स्टॉक मार्केट जो सिंस 1947 कभी 55-50 हज़ार क्रॉस नहीं कर सकी, आज वो 95,000 के ऊपर खड़ी हुई है। देखिए, जब ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं और ये वही लोग हैं जो अमेरिका में खड़े होकर IMF की बिल्डिंग के बाद एहतजाज कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करनी, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं चलानी, पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार के साथ कोई डील नहीं करनी, और अगर की तो हम इस मुल्क को आग लगा देंगे, बंद कर देंगे, इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। अब आज उस जमात को जब ये तमाम चीज़ें मुस्तकम होते हुए नज़र आ रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ होते जा रही हैं, तो उनका सियासी मौत है उनकी ये। और इसीलिए जब आपने गंडापुर साहब का और उनकी जमात के लोगों का जब बयानिया सुना तो कहते हैं जहाद अल जहाद, वो अल जहाद किसके खिलाफ है? वो अल जहाद पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ है। वो जहाद उन शोदाओं के खिलाफ है जो इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस आइडियोलॉजी में ये बिलीव ही नहीं करते, ये अपनी कारकर्दगी में तो किसी को के ऊपर किसी को इकट्ठा नहीं कर सकते, ये नफरत की बुनियाद पर इकट्ठा कर सकते हैं, और वो नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासत कर रहे हैं। है वो तो चलिए अगर सामने नजर आ रही है, बट हुकूमत की ये ओवर प्रिपेयर्डनेस से आप लोग की एंड से आप लोग ओवरकिल नहीं कर रहे? आप लोग इनको अगर एहतजाज करने दें, ये तो खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, एहतजाज तो सबका राइट है, उसको अकोमोडेट करें, बजाय इसके कि आप तो खुद ही उनके एहतजाज से पहले ही हमने देखा कि कंटेनर्स लग के शहर जो है वो बंद होने के नौबत पे आ गया है। देखिए, मैं तो इस चीज़ से बिलीव करता हूँ पर्सनली कि एहतजाज करने देना चाहिए, ठीक है। हर सियासी जमात का हक है और उनको अपना जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, वो अपना रजिस्टर कराएं, वो किसी की जमात को पसंद आए ना आए, लेकिन तरीकाकार जो है उसके ऊपर बात होती है। तरीकाकार जब आपने पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जब पास करवा दिया तो उसने हाथ पांव बांध दिए सब जमातों के एहतजाज के, वो हमारी हो या किसी और की हो। They were looking for a way out, solution भी चाह रहे थे वो। शायद आज की जो इमरान खान साहब की, मैं जगड़ा साहब से ही बल्कि जानना चाहूंगी, जगड़ा साहब, एक डेडलाइन इमरान खान साहब की तरफ से आज तक की दी गई थी कि इस मुज़ाकरात में अगर तो कोई पेशरफ्त होती हो, कामयाबी हासिल होती, तो फिर नेचुरली ये एक सेलिब्रेशंस के तौर पे ये 24 नवंबर की जो कॉल है वो हमें नजर आती है। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये थी कि इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया है वो ये है कि उनको मुज़ाकरात के हवाले से और उस दौरान जो है उनको ये ऑफर की गई कि उनका एहतजाज जो है वो मुलतवी कर दें और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर इमरान खान साहब ने अपनी डिमांड सामने ये रख दी कि खुद समेत वो चाहते थे कि अंडर ट्रायल जो लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए, जो कि रिफ्यूज कर दी गई। तो इज इमरान खान साहब ट्राइंग टू स्ट्राइक अ डील? नेगोशिएशंस हो रही हैं, अगर कोई हो रही हैं, और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर को अगर 2 बार 3 बार अलाउ किया गया है 2 दिन में मिलने के लिए, तो कोई ना कोई उनकी दूसरी साइड से नेगोशिएशन हो रही है, उसका हमें नहीं पता। नो डू वी केयर। हमें एक पाकिस्तान चाहिए जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जहां पे जो इलेक्शन जीते वो कह सके कि मैं इलेक्शन जीतूं, जो इलेक्शन हारे वो कह सके कि मैंने इलेक्शन हार लिया, वो ना क्लेम करे कि मैं जीता। इमरान खान साहब जो डिमांड अपनी सामने रख रहे हैं, वो डिमांड में तो इमरान खान साहब हमेशा से स्ट्रेस करते आए कि वो जुडिशल रूट के तहत ही वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, और आप लोग तो ये एक मौक़िफ़ रखते आए हैं कि ये सब मेरिटलेस केसेस अगर थे जो उनके खिलाफ बनाए गए थे, why does he want his release? Why does he seek his release through these negotiations? देखिए, मैंने तो जो आज खान साहब की स्टेटमेंट सुनी है ना, उसमें ये था, हाँ, खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिलीज वो मांग रहे हैं। नहीं, मैंने खुद समेत का नहीं कहा, नहीं सुना, ये देखा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज। पर नेचुरली यू आल्सो नो कि रिहाई तो उनकी है। हाँ, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सियासी मौत की बात कर रहे हैं ना। जिस दिन इन्होंने इमरान खान को रिलीज किया, अलीना, आपको भी पता है, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में इतने लोग निकलेंगे कि आप नवाज शरीफ के 1985 से सारे वोट मिला देना, धांधली समेत, उससे ज्यादा वो हर शहर में खुद से निकल लेंगे। दूसरा, जो पहली कॉल इमरान खान देगा सेलिब्रेशन की, वो इतने लोग आएंगे कि अगेन किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में इमरान खान को भी पता है कि ये जुमे से पहले उनको नहीं रिलीज कर सकते। लेकिन जहां तक ये बात करते हैं ना, देखें, पुरअमन प्रोटेस्ट हमारा राइट था, हमारा राइट है नहीं, लेकिन जितना भी दानियाल साहब जिस तरह से कह रहे हैं, आप अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं। आज मोहसिन नकवी साहब भी अदालत में कह रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि कब्जा करना है
और जिहाद है ये? तो अलीना, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर तो साथ बैठे थे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, एपेक्स कमेटी में। तो अगर इनको तकलीफ थी वहां पे क्लियर कर देते ना, या अगर ये इतना बड़ा जुर्म है जो वहां पे किसी ने कहा है तो वहां पे ये अरेस्ट कर देते। जब मर्जी तो फिर तो केपी हाउस पे जो है वो चढ़ाई कर देते हैं और वो जिना हाउस विना हाउस भी फिर नहीं बनता। एक चीज मैं कह दूं, ये बयानिए आप बनाएंगे ना, बयानिया बनाना बड़ा आसान है। हम जो है वो रियासत के खिलाफ है या हम आर्मी के खिलाफ है, चले लिस्ट करते हैं। आसिफ नवाज को BMW दी, आर्मी में ब्राइबरी, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। जहांगीर करामत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात की, उससे रिजाइन करवाया। मुशर्रफ को एयरलाइन में जो है वो बीच में हवा में जो है वो लटका दिया, और उसके बाद जो उनके साथ हुआ, फिर उसके बाद राहील शरीफ एक और विलन था, फिर डॉन लीक्स कराया, फिर उसके बाद बाजवा साहब जो है वो विलन थे। ये तो एक फौजी लीडर को नहीं छोड़ते। ये तो नहीं हो सकता ना कि 70 साल 76 साल सारे जो लीडर्स थे अफवाज के वो ठीक नहीं थे। तो ये एंटी स्टेट एंटी आर्मी कौन हो गए? गिने ना, गिने के कौन है? एवरी टाइम देयर इज अ डेलीगेशन कमिंग टू पाकिस्तान। जब भी मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, आप आज से 10 साल पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना दिए हुई थी, उस वक्त चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था। अभी भी बेलारूस का डेलीगेशन जो है वो 24 तारीख को ही पाकिस्तान आना है। बट दानियाल साहब, आज इमरान खान साहब जिस तरह से कह रहे थे कि ये वाजे हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है, और आपके पास एक गुज़िश्ता रोज से एक बड़ा सुनहरी मौका था कि आप उनको रिलीज कर देते। आपने उल्टा एक नया केस जो है उनपे, वो पिंडी में हमला जो केस था, उसके हवाले से आपने एक दोबारा से इस चीज को आप पुश कर रहे हैं। आप लोग के पास एक मौका था, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं मजीद इनको जेल में रखना? देखिए, हमने तो इनको नहीं जेल में रखा। ये वो पहलवान हैं जो अपने वजन से खुद गिरे हैं। 9 मई मैंने नहीं इनसे करवाया था। मैंने नहीं कहा था कि अपने लोगों को कहो और उसके मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कि GHQ पे हमला करो। मैंने इनसे नहीं कहा था कि शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, या मेरी जमात ने नहीं कहा था कि उधर जाके आग लगा दो, उनके दरवाजे गिराओ, कायद आज़म की रिहाइश गाह पर घुस कर आप अपने नेफ्यू को भेज कर उनके यूनिफॉर्म को, अपने सिटिंग फ़ौज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर के यूनिफॉर्म को लहराएं और आग लगाएं। ये इनके लोगों ने कहा था। किसके कहने पर कहा था? इमरान खान के ऊपर कहने पर कहा था। ये NRO मांग रहे हैं। NRO कौन मांग रहे हैं? वो लोग जो कहते थे कि हम इनके ACU उतरवा देंगे, वो लोग जो कहते थे हम इनका पानी बंद कर देंगे, वो लोग जो इमरान खान कह रहा था कि मैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा। इनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो फिरौनियत और जो बातें करते रहे हैं, ये बड़ी इनको उसी की खानी पड़ रही है। पर दानियाल साहब, आपकी लीडर मरियम नवाज साहिबा, आपको याद होगा आज से चंद साल पहले उन्होंने कहा था पावर टॉक्स टू पावर, दे फील दैट देयर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, देयर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये भी उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि जिनके पास ये समझते कि इख्तियार मौजूद है। आपको ये जो मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है जिनके पास अगर देखें ना, अगर इनको लगता है कि हमने उनसे बात करनी है, जिनके पास पावर है या ताकत है, तो फिर करें। फिर हमें क्यों बीच में पार्टी बनाते हैं? जिसके साथ बैठ के करनी है बात करें, लेकिन इनको एंड में रिलीफ जो है वो पार्लियामान से मिलेगा। आपको याद होगा 2 रोज कबल एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें देकर गवर्नेंस की जो खामियां हैं उसको पूरा कर रही हैं। ये आपकी हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखें, ये क्या इसमें हकीकत नहीं है कि आपके बच्चे जवान 22, 23, 24 साल के अपनी जानें दे रहे हैं इस मुल्क की खातिर, अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए। सर, गवर्नेंस के इश्यूज इस वक्त किस नौयत के हैं? अभी तो आप हमें बता रहे हैं कि बड़ा सारे इंडिकेटर्स अभी पॉजिटिव वो जब अपनी जो जिन इश्यूज की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं इश्यूज की बात करें जिनकी वजह से इस मुल्क में जब हम दहशतगर्दी खत्म करके गए थे, फिर वापस कहाँ से आई? यहाँ वॉर ऑन टेरर करने के बाद ये चीज़ें सब हम ख़त्म हो गई थी। यहाँ वापस पाकिस्तान अपनी टांगों पे खड़ा हो गया था। किसने उनको छोड़ा था? किसने कहा था हम उनको दबाए बैठ के डायलॉग करेंगे? किसने गुड और बैड तालिबान बना दिया? किसने गुड और बैड पाकिस्तानी बना दिया? मतलब ये तमाम सर्टिफिकेट्स देने के लिए इनके पास बनी गाला में मशीन लगी हुई थी। जगरा साहब, आप जिनकी तरफ NRO के लिए देख रहे हैं,
दानियाल साहब कह रहे हैं आपको अल्टीमेटली जो है वो पॉलिटिकल एंटिटी से ही बात करना है, आपको पार्लियामेंट से ही रिलीफ मिलना है। आप क्यों उनकी तरफ देख रहे हैं जहां से आपको मुसलसल मायूसी हो रही है? 22 अगस्त का भी आपका जलसा था, उसके लिए भी आपको मुलतवी करने का कहा, फिर 8 सितंबर को आपको डेट दी गई, आप बार बार उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब की आज गुफ्तगू को भी अगर गेज करें तो वही बात है, वही मायूसी है। पहली चीज ये कि एंड पॉइंट पे आते हैं। एंड पॉइंट तो बिल्कुल ये है कि हमें एक ऐसे पाकिस्तान चाहिए जहां पे सियासतदान से बात करे, जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम हो। लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं जहां पे इंटेलिजेंस इदारों के लोग अंदर आए, लोगों को किडनैप करें, लोग गन पॉइंट पे जो है वो वोट करें किसी अमेंडमेंट के लिए जो पार्लियामेंट से अपने इख्तियार ले जाए। आई एम सॉरी टू से, बट क्यों इन्हें करना पड़ रहा है? देखिए, जब आपने खुद अपनी सीट 60,000 वोट से हारी हो और आप विक्टर डिक्लेयर हुए हो, तो फिर आपको वो कहना भी पड़ता है और सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है ना। ठीक है, अब देखिए आप एनआरओ की बात करें यार, चले मैं मान लेता हूं कि लेट्स से कि एक सवाल बनता है कि अगर नेगोशिएशन हो रही है तो कोई डील, लेकिन यार ये सवाल नवाज शरीफ करेगा? एक ही तो वजीर आजम है जो रफीक हरीरी के जहाज में जाके गया था कहते हुए कि कोई डील नहीं है, फिर तो 3 साल में कागज निकल गया था कि 10 साल के लिए मैं चुप रहूंगा। ये कहेंगे कि बाहर लॉबी ना करो, अगेन जो है वो अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट चेंज करके किसके यहां कोर्ट्स पे तो नहीं किया था। ठीक है, या जब आप बिल क्लिंटन के पास गए थे अफवाज के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए कि पाकिस्तान में कू ना हो, कारगिल के इदारे के बाद, जी मैं उस पर इंक्वायरी ऑर्डर करूंगा, जी अभी करते हैं इंक्वायरी ऑर्डर। दानियाल साहब को मेरे ख्याल से अब जाना है, बट मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूंगी कि नाजरीन के लिए भी इमरान खान साहब को बाहर जाने की ऑफर दी जा रही है? मैं तो कह रहा हूं कि जो पीटीआई का सिर्फ वर्कर या सपोर्टर नहीं, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी है, अगर अली अमीन खान से कोई बात हो रही है, वो स्टेट का हिस्सा है, वो बात हो रही है, वी नॉट इंटरेस्टेड। मेरे ख्याल में ये टाइम आ गया जो हम सब के साथ 9 मई के बाद हुआ है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन अ पाकिस्तान दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आज ना बात कर सकते हैं, बात कर दें तो इंटरनेट बंद हो जाता है, उसके बाद फिर वीपीएन बंद हो जाता है, फिर वीपीएन गैर शरई हो जाता है। अगर जो है वो इंसाफ देना है तो इंसाफ दे दें, नहीं देना तो इंशाल्लाह आगे पीछे होगा। राइट, बट जगरा साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इज वेरी क्लियर, वो कहते हैं धमकी देकर आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, ये चीजें पैरेलल नहीं चल सकती, ये नहीं हो सकता। वजीर आला ने एक बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था इंडिया को कि जी क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यार तुम वजीर दाखिला भी बैठे हो, तुम पीसीबी के चेयरमैन भी बैठे हो, यू आर द डेफिनेशन ऑफ क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स मिक्सिंग। दैट्स व्हाई नो वन टेक्स यू सीरियसली। वजीर दाखिला एक जो है वो क्लैरिफाई करें, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम लिया था, मैं सराहता हूं। आई फेल्ट कि वो इंडिया को आंखें दिखाना था कि इन्होंने कहा था कि मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर का टूर करेगी आईसीसी की ट्रॉफी, एक कहने के इंडिया पे आपने वो कैंसिल कर दिया। राइट, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा कोalition की ड्राइविंग सीट पर है मुस्लिम लीग नून, उनको एक और धरने का सामना है। ये किस किस्म की सूरत हाल और ये किस तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद की सूरत हाल और इस्लामाबाद में इस वक्त हमें कंटेनर्स और जिस किस्म की एक प्रिपेयर्डनेस, ओवर प्रिपेयर्डनेस नज़र आ रही है मौजूदा हुकूमत की और इंतज़ामिया की, उससे बहुत सारे सवालात भी जन्म लेते हैं। लेकिन ये मामला को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और ऑलरेडी इनकी गवर्नेंस पे जिस किस्म के सवालात रेज हो रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें सीनियर सियासतदान एंड फॉर्मर सेनेटर, बट दे से वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमें ज्वाइन करें इन द प्रोग्राम। किरमानी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किरमानी साहब बहुत शुक्रिया। किरमानी साहब, गुफ्तगू का आगाज 2 रोज कबल आर्मी चीफ ने एपिक्स कमेटी के इजलास में ये बात रेज की कि गवर्नेंस की जो खामियां हैं उनको फौज और सिक्योरिटी इदारे अपनी शहादतों के जरिए पूरा कर रहे हैं। आपको आर्मी चीफ के इस बयान से क्या समझ में आता है? गवर्नेंस के वो कौन से ऐसे इश्यूज आप समझते हैं कि हैं जो हुकूमत पूरे नहीं कर पाई, और क्या आर्मी चीफ की ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इसको एक बड़ी चार्जशीट समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लीना बीबी। देखिए, ये एक बड़ी ही फिक्र अंगेज सूरत हाल है जो
आपने फरमाया जिस तरह के आर्मी चीफ ने अगर ये बयान दिया और ये बात कही है, मेरी नजर से नहीं वैसे गुजरा लेकिन जाहिर है कही होगी। देखिए उनको गालिबन इसलिए ये कहने की जरूरत पेश आई कि सालों से पाकिस्तान के जो हमारे ये मुहाफिज हैं, फौजी भाई हैं, ये कुर्बानियां देते आ रहे हैं, शहादतें हुई हैं शहरियों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। ठीक होना तो ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी अपनी इतनी रिट मजबूत होती है कि चिड़ी नहीं पर मार सकती। लेकिन ये एक ऐसी हुकूमत है कि ये एक, मुझे कहने दीजिए कि आर्मी चीफ ने अगर ये बात कही है तो फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि ये बोझ क्यों उठाया हुआ है उन्होंने। ये जो एक्सेस बैगेज है, ये क्या जरूरत थी उठाने की कि अब ये लोग डिलीवर तो कर नहीं पा रहे। आप कोई एक चीज उठाकर देख लीजिए, एक शोबा जिंदगी का देख लीजिए कि अभी इनको आए चले जैसे तैसे भी इनको हुकूमत दिलवा दी गई, तो उसके बाद इन्होंने डिलीवर क्या किया जी मुझे बताएं, सिवाय इश्तिहारात के, बयानात के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, ट्वीट्स के, एक्स पर, क्या इनके पल्ले है क्या? किरमाई साहब ये तो बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमने इकोनॉमी को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर्स सारे अब पॉजिटिव हो गए हैं, स्टॉक मार्केट देख लीजिए आप किधर चली गई है। स्टॉक मार्केट में मुझे बताइए कि कितने लोगों का रोजगार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, वाबस्ता है। और फिर चलें स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन जो आपने बेड़ा गर्क कर दिया रियल एस्टेट का, जहां से रियल एस्टेट से 50-60 के करीब इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो रिलेटेड होती हैं, उनका रोजगार वाबस्ता होता है, उसको आपने बर्बाद किया। उसके बाद आपने ये नेट को स्लो कर दिया। अब तो आप देखिए ना ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, और मुझे कई लोगों ने शिकायत की और मैं एक्स पर ट्विटर पर कह भी रहा हूं कि यार ये क्या आप कर रहे हैं, लोगों को तो बेरोजगार कर रहे हैं आप ये नेट को स्लो करके। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। इनको भी मालूम है कि इन्होंने ये 10-11 महीने जितने भी इनको हुए आए, ये कुछ नहीं अवाम को, गरीब अवाम को, मिडिल क्लास को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। और इन हालात में आर्मी चीफ का ये शिकवा हक बजानिब है वो, क्योंकि पाक फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हैं, लेकिन इनकी तरजीहात मुझे समझ नहीं आ रही हैं। ये ना तो इनकी कैपेसिटी है, दे आर इनकैपेसिटेटेड, नॉट ओनली दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर इनकैपेसिटेटेड। देखे ना ये जो इनके साथ कुछ लोग हैं पुराने, उनके मुझे लगता है जिन्हों को जंग लग चुका है वैसे, ठीक है, वो डाके बगाले मारते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बाकी जो लोग हैं वो तो दे आर ऑल टॉडलर्स, यानी आपने बच्चों के हाथ में हुकूमतें थमा दी हैं पकड़ के। तो आर्मी चीफ साहब को इधर भी देखना चाहिए कि आखिर ये एस्टेब्लिशमेंट जो है कब तक इनका बोझ उठाएगी। बट किरमाई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे ही प्रोग्राम में अगले दिन कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और इसमें हमें फौज जो है वो जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, हमारा साथ दे रही है, हम चाहते हैं कि अदलिया भी, हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया भी हमारा साथ इसी तरह से दे। देखिए इन लोगों को तो हाइब्रिड सिस्टम सूट करते हैं ना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जनरल बाजवा को फिर फोन करते हैं कि जी हमारी सीट जो सी निकलवा के दो हमें। और किरमानी साहब ये भी अब आप देख लें कि अब इनके कोलिशन पार्टनर्स भी आंख दिखाना शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी खुद भी इनको आंखें दिखा रही है और अपनी अगले सीईसी के इजलास में वो ये डिसाइड करेंगे कि, और नदीम अफजल चंद साहब भी अगले दिन हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो तो ये रेकमेंड करेंगे कि इनसे फौरी तौर पर अलहदा हो जाना चाहिए। देखिए मुझे नहीं मालूम पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, क्या कर रही है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको अर्ज कर दूं कि आज मेरी बात आपके मैं प्रोग्राम में ये कह के जा रहा हूं, हो सकता है इसका मुझे नुकसान उठाना पड़े, अल्लाह मालिक है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनका बोझ ज्यादा देर नहीं उठा पाएगी। उसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये लोगों में इंतहाई अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। किरमानी साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? जो एक उनके चेहरे से इसका इजहार होता है कि वो इस सारे मामलात में खुश नहीं हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो चाहते थे, जो करना चाहते थे, ये उनके इर्द गिर्द एक जो नई एक पॉलिटिकल टॉडलर्स की टीम है और कुछ ऐसे जाती मफादात के लोग हैं जो कि विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को बेबस किया, लाचार किया। इनकी इस हुकूमत की मुझे बताएं, एक दमड़ी की, 4 आने की, 1 आने की, 2 टके की साख नहीं है पब्लिक में, तो इसका नुकसान तो नवाज शरीफ का हुआ।
इन लोगों को तो जो आज हुकूमत में बैठे हैं हाँ। ये जरा अलहदा होके लड़े ना इलेक्शन, इनके घर वाले इनको वोट नहीं देंगे। अब किरवाई साहब, आपको सिर्फ क्या ये लगता है 8 फरवरी के इंतखाबात में इनको कितनी कोई सीटें मिली होंगी नून लीग को? इनको तो सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं ले सके, वो भी इनको सिंपल मेजॉरिटी दिलवाई गई। अगर ये शराइत मान ली जाए तो फिर ये किधर जाएंगे और इनको क्या किस हद तक नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं मालूम है कि वो बानी जो पीटीआई हैं वो बाहर आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन इस मुल्क में अब सिर्फ दो ही चीजें हैं। या तो इस मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, अगर वो नए इलेक्शन नहीं कोई करवाता तो फिर यहाँ कोई, मैं एक समझ रहा हूं कि कोई मेरे अजीज हम वतनों वाला कोई सीन होगा और अनडेमोक्रेटिक आउटकम हो सकता है ना। पाकिस्तान की तारीख जौन सी है वो गवाह है इस चीज की कि जब डेडलॉक हो जाता है, दरअसल इनको खौफ, देखे एक ऐसा शख्स जो जेल में है, ठीक है, और नैरेटिव उसके हाथ में है, ये तो नैरेटिव लेस बैठे हुए हैं। बताइए इनके हाथ में क्या है? ये तो इदारों को काबू करना चाहते हैं ना, ये तो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी इनके जेरे असर हो, अदलिया इनके जेरे असर हो। तो ऐसा होता नहीं है। अदलिया में जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे अफराद हैं, वो कोई इनके जाती मुलाजिम है? वो उनकी लॉयल्टी स्टेट की तरफ है, नॉट टूवर्ड्स वन और टू फैमिलीज। ये क्या समझते हैं? ये को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं उसको, एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को? ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर पाकिस्तान की फौज है, आप उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये रियलाइजेशन होगी एस्टेब्लिशमेंट में भी कि उन्होंने ये जो गुनाहों का बोझ उठाया है उससे उनको जितनी जल्दी जान छुड़ाएं, और उसका एक ही हल है, इलेक्शन करा दें, फेयर इलेक्शन। जो जिसको अवाम वोट डालती है उसको इख्तियार दे दिया जाए। अगर वो भी नहीं सूटेबल तो फिर मैंने जैसे अर्ज किया है, फिर यहां भल सफाई होगी, यहां झाड़ू फिरेगी। अब वो कब फिरेगी, कैसे फिरेगी? ऐसे पाकिस्तान नहीं चल सकता लीना बीबी। ये चंद खानदानों ने एक एलीट कैप्चर है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। राइट, ऐसे ही बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। किरमाई साहब, आखिर में, और मैं ब्रीफली चाहूंगी आपसे ये जरूर पूछना कि 24 नवंबर को जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, आपको याद होगा आज से 10 साल पहले भी नून लीग की हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक धरने का सामना था। आपको लगता है कि इस बार हालात कोई अक्सर तब्दील हो चुके हैं, मुख्तलिफ है, और नून लीग की हुकूमत इसको सस्टेन कर लेगी? देखिए, उस वक्त ये था, क्योंकि मैंने विटनेस की हुआ है 2014 का धरना है, वो मैं इन इट गवर्नमेंट में। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो गवर्नमेंट के को इस तरह सपोर्ट नहीं कर रही थी जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट अब बामरे मजबूरी कर रही है हुकूमत को सपोर्ट। उस वक्त हमारी हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की खुली सपोर्ट हासिल नहीं थी 2014 में। आज इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, ये एक फर्क है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक सिंबॉलिक या एक टोकन धरना हो जाएगा। और कुछ सुना है कि आपस में कोई डायलॉग भी, वो रास्ता भी उन्होंने खोली हुई है, विंडो भी एक खोली हुई है डायलॉग की पीटीआई ने जी। तो एक ठीक है, एक एहतजाज हो जाएगा। लेकिन इससे, अगर इस एहतजाज से मैं समझता हूँ हुकूमत को खतरा तब हो कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के सर से हाथ उठा ले, फिर ये उस मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने तक ही गिर जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियेकार काशिफ अब्बासी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कोई अब जब नतीजा नहीं निकल रहा मुज़ाकरात से, सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब कितना प्रेशर होगा टू मेक दिस फाइनल कॉल सक्सेसफुल? जब इमरान खान जेल से, अडयाले से बाहर निकलेगा तो पाकिस्तान का तो सियासी डेमोग्राफिक बदल जाएगी ना, सियासी नक्शे बदल जाएगा। इनको भी पता है कि डेथ वारंट है इस हुकूमत का अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया। सो मुझे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। वो इस हर ऐसे मौके पर जबकि इमरान खान साहब कोई कॉल देते हैं, कभी सुबह 7 बजे आजम स्वाति साहब के लिए जेल खुलती है, कभी अली मीन गंडापुर के लिए जेल खुलती है। वो जो मुज़ाकरात कार हैं वो मुज़ाकरात भेजते हैं, वो कोई पैगाम भेजते हैं। अब आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब फरमाए थे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वो अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेके बार बार जेल जा रहे हैं? बिल्कुल। और वो जेल में कौन कब जा सकता है? जेल में कोई उसी वक्त जा सकता है जिस वक्त उसको इजाजत मिले। जेल का ये बड़ा सा दरवाजा कट करके खुलता है और गाड़ियां अंदर जा सकती। ये तो साईं फैसला करते हैं कि किसने अंदर जाना है किसने नहीं।
आपने पिछले हफ्ते ही देखा कि पार्टी की लोग मिलने गए तो सारों को गिरफ्तार कर लिया वहां पे, क्यों? क्योंकि मिलने नहीं देना था। तो अब ये कोई मुझे अगर आके बताने की कोशिश करे कि अली अमीन गन्नापुर सिर्फ जेलर के साथ चाय कप की प्याली पीने ही गए थे या वो अपने किसी और कैदी को मिलने गए थे, तो देखे ना जी, एडा बेवकूफ़ था पाकिस्तान में कोई भी नहीं कि उसे ये नहीं पता कि अली अमीन अंदर क्यों जा रहे थे बार बार। तो मसला ये कि हुकूमत तो मान ही नहीं सकती कि खान साहब बाहर आए। देखिए, जो खान साहब की डिमांड्स हैं वो इस इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक प्लान और एक गेम बनाई है, उसके तहत एक हुकूमत है, वो हुकूमत चलनी है क्योंकि वो सारों का दारोमदार इसी चीज़ पर है, सारा निज़ाम इसी तरह हंसी खुशी, वो कहते, वो आपने अक्सर ड्रामों में सुना होगा ना, और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। किताबों में वो एक्चुअली कहानियों के बाद एंड की एक लाइन हुआ करती है। तो ये हंसी खुशी रहने का प्लान है फिलहाल, जिसमें हुकूमत भी यही रहनी है और बाकी सारा निज़ाम भी ऐसे ही चलना है। तो आई डोंट थिंक ये निज़ाम बदलने के लिए कोई भी इस वक्त तैयार है जेल से बाहर। जेल के अंदर लोग बैठे तो, और इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि निज़ाम बदले। बट आकाश साहब, आज आपने देखा होगा इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी मंजर आम पे आके उनको ये पैगाम, वीडियो पैगाम जो है वो जारी करना पड़ा, जिसमें वो कहती हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर रहेंगे तो वो किसी से बदला नहीं लेंगे। ये किसके लिए पैगाम था? देखें ना, उन्होंने आपसे बदला लेना ना हमारे से बदला लेना है। असल तो जिन लोगों के साथ बातचीत होनी है, जिन लोगों ने इमरान खान साहब की कुछ मुतालबात मानने हैं, इस वक्त सिस्टम में यही खौफ है कि पता नहीं इमरान खान बाहर आके क्या करेगा। तो वो जो शायर है इस शेर में, वो अपने पुराने माशूक के लिए पैगाम दे रहा है कि आप आजकल मेरे से नाराज़ हैं, बराए मेहरबानी बिल्कुल नाराज़ ना हो, मैं बाहर आके कुछ नहीं करूंगा, मैं बदल गया हूँ। बल्कि वो कह रही है, बुशरा भी कह रही है कि खान साहब बिल्कुल बदल गए। वो मैं पढ़ रहा था, मैं ज़्यादा जेल में पूरा उनका, सुन नहीं उन्होंने सका, अल्लाह ताला लेकिन ये से एक वाला मैंने ताल्लुक, जी वो रिफ्लेक्ट किया है अल्लाह ताला जी से। उन्होंने काल को जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक जेल में अल्लाह से ताल्लुक बना, सीखा है कि ताकत में आकर माफी का दरवाजा खोलते हैं। अब आम के सामने क्लियर कर दूं, खान कभी बदला नहीं लेगा, बदला लेना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो आपको पता है कि ये मुखातिब इसका कौन है? इनको बताया जा रहा है कि डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बाहर आके किसी को कुछ नहीं कहूंगा। आपको तो लगता है दूसरी एंड भी रिसेप्टिव उसी तरह से, उसी हद तक रिसेप्टिव होने के लिए तैयार है? देखिए, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि वो इस तरह इसको रिसीव करे जिस तरह रिसीव करवाने की कोशिश हो रही है। और उसकी वजह यह कि ये जो मामला ज़्यादा ज़ातियात के ऊपर है, ज़ाती गुस्सा है, जिसकी वजह से द एंगर इज सो मच कि जिसकी वजह से खान साहब के साथ बात करने को भी कोई तैयार नहीं। हमने पिछली रजीम को देखा किस तरह साल 1.5 साल गुजरा, बातचीत हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खोला गया बाहर जाने का, मरियम नवाज साहबा की सियासत दोबारा शुरू हुई। वो उन्होंने कहा ठीक का, पावर टॉक्स टू पावर, मफामत होगी, मजामत होगी तो मफामत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अमूमन आप देखें माजी में इवन परवेज मुशर्रफ साहब 1 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे फैमिली से। 2016-17 1 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो 1 साल 1.5 साल वो टाइम है जेल में रखने के बाद, जिसके बाद अमूमन इस्टेब्लिशमेंट बातचीत भी करती है, कोई रास्ते भी खोलने की कोशिश करती है। कहीं डेडलॉक हो भी जाए तो कम से कम बातचीत तो जरूर होती नजर आए, मीनिंगफुल डायलॉग कि हाँ हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। यहां पर लगता है ऐसे कि मीनिंगफुल डायलॉग नहीं है। इमरान खान साहब के बाहर निकलने का, ना वो पाकिस्तान से बाहर भी खतरनाक है इमरान खान, और जेल से बाहर पाकिस्तान में भी खतरनाक है। सब मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये चांस लेंगे, ये निज़ाम ये चांस लेगा इमरान खान साहब को बाहर निकालने का। राइट प्रकाश साहब, जो पीटीआई है, अब लाइक आई आस्क्ड के 24 नवंबर की फाइनल, और बुशरा बीबी भी आज अपने पैगाम में कह रही हैं कि ये कैंसिल नहीं हुई, और बार बार ये बावर कराया जा रहा है रैंक एंड फाइल को कि ये कॉल जो है अपनी जगह होगी, और सबने इस पर जो है वो वीडियो, अब तो एविडेंसेस का भी उनको टारगेट दिए गए हैं। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जितने लोगों से आपकी भी आई एम श्योर बात होती है, उनकी स्ट्रैटेजी और सिग्नल्स जिस तरह से उनके कैंप से बाहर आ रहे हैं, आपको कितने कीन नजर आ रहे हैं वो इस एहतजाज की कॉल के हवाले से? या आपको लग रहा है कि अंदर खाते ये भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यार जल्दी कुछ मुज़ाकरात के जरिए कुछ हल निकले, कोई टेक अवे मिले, और ये इस तरफ नौबत ना आए? देखिए, अगर आप इसको तकसीम कर लें फैमिली और पॉलिटिकल वर्कर या लीडरशिप, जो सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप है, सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप में आपको ये भी बता दूं कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो किसी ने ये भी कहा कि मैं ऐलान करने लगा हूं कि 24 तारीख को जश्न होगा। यानी वो इस हद तक एक्साइटेड हो गए थे कि शायद मसाइल मामलात हल हो जाएंगे और खान साहब बाहर निकल आएंगे। लेकिन इसलिए भी कि कोई नहीं चाहता कि स्टेट और
इतनी गुस्से में स्टेट हो और उससे लड़ाई की जाए, मतलब जो भी केपी से निकल के इस्लामाबाद की तरफ आएगा आपको पता क्या होगा, जो पंजाब से निकलेगा आपको पता है कि अच्छा खासा फेंटा लगेगा। पुलिस यहाँ तो डीपीओ के, आपने कल देखा वो पुलिस इस्लामाबाद में मार्च कर रहे हैं, जी जी, नारे लग मैं रहे थे। डीपीओ के इंटरव्यू देख रहा हूँ, डीआईजीज एंड डीपीओ। आईजी साहब को कहना पड़ रहा है कि अपने बच्चों को, आपकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को कहे लॉलेसिस का हिस्सा ना बने। आईजी इस्लामाबाद को कहना पड़ रहा है। जी वो देखें, वो लाइव है ना उनके मोहसिन नकवी साहब के, सो उनकी टीम है ये, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो कहना ही है। लेकिन ये जो आपको बुशरा बीबी ने क्यों कहा कि 24 लाजमी इमरान खान के अलावा किसी का एतबार ना करें, देखिए इस वक्त जो पैगाम रसानी हो रही है वो फैमिली के जरिए ज़्यादा इमरान खान साहब कर रहे हैं। अलीमा खान जेल से आती हैं और बाहर आकर इमरान खान का पैगाम देती हैं। अब बुशरा बीबी ने यह पैगाम दिया है। बड़ा आसान है कि सियासतदान भी ये पैगाम दे और देते भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं देते, लेकिन वो जो ट्रस्ट का एलिमेंट है ना वो फैमिली की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो बाहर दूसरी लीडरशिप है उसके बारे में सब बड़े स्केप्टिकल हैं कि कोई पता नहीं कौन किस तरफ है। या आप और इसके माजी के वाक़यात सजेस्ट की ये जो खौफ है इसमें कुछ तो हकीकत है कि जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं किया जा रहा लीडरशिप को। दैट्स वाई दे कीप सेइंग अलीमा खान हो या बुशरा बीबी हो, कह रहे इमरान खान आपको बताएगा क्या करना, ताकि कोई भी इसको डिसरप्ट ना कर सके आखिर में, यानी कोई फॉल्स पैगाम देकर। लेकिन आई थिंक 24 तारीख को एक आपने ये भी सवाल पूछा था कि कामयाबी, बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, नहीं निकलने देंगे किसी को, नहीं आने देंगे इस्लामाबाद। अगर केपी का काफिला इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा, लेकिन लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि 24 से 48 घंटे लग जाते हैं इस्लामाबाद पहुंचते, ना कोई यूनिफाइड पैगाम होता है, ना किसी के पास कोई प्लान होता है। यहाँ पर आते हैं, केपी हाउस चला जाता है, लोग आगे पीछे देख रहे होते हैं हमने करना क्या है। सो अगर आपने संडे को कुछ नहीं किया जो 24 है, और मंडे को केपी का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा भी, तो क्या करेगा 48 घंटे के सफर के बाद। सो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि तहरीक इंसाफ कुछ ऐसा कर सके जो कि बहुत ही पोटेंट हो, जो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सके निजाम पर, उस ताकत पर जिसने फैसले करने। इट लुक्स अनलाइकली मौजूदा हालात देखते हुए, क्योंकि वो ताकत का वो जो अंधा और नंगा इस्तेमाल है जो कि वो करने पर तैयार हैं, ये सबसे बड़ा डिटेरेंट होता है आम लोगों के लिए। और काशिफ आप देख रहे हैं 22,000 के करीब जब आपको पुलिस की नफरी मंगवानी पड़ रही हो, 50,000 रबर बुलेट्स मंगवाने पड़ रहे हो, 9,000 के करीब जो है रेंजर्स तलब करने पड़ रहे हो, 1200 से जायद जो है वो कंटेनर्स मंगवाने पड़ रहे हो, तो ये ओवर प्रिपेयर्डनेस से ज्यादा नर्वसनेस भी हुकूमत की ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें एक वैसी एक अंडरलाइंग मैसेज भी होता है लोगों के लिए। देखिए ये टीवी पे खबरें चलाई जा रही हैं, इतने पुलिस मंगा ली, रेंजर्स तैनात कर दी गई, फौज को बुला लिया गया, इतनी रबर बुलेट्स आ गई। ये क्यों है? ये उन आम पब्लिक के लिए मैसेज है जो बाहर निकलना चाहती है, और वो ये मैसेज देखते हैं, बच्चे जब मैसेज देखते हैं, यंग किड्स फॉर एग्जांपल जो बाहर जाना चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं इस हालात में बाहर जाओगे जब बुलेट्स चलेंगी, रबर बुलेट्स चलाई जाएंगी, लाठीचार्ज चल रही होगी, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है इन खबरों को, कि लोगों को डिटर किया जाए, उन लोगों में खौफ डाला जाए जिन लोगों ने बाहर निकलना है कि बाहर ना निकलें। इस वजह से बहुत सी इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं। बट आपने जिस तरह से कहा कि ज्यादा इंपैक्टफुल आपको नजर नहीं ये एहतजाज होता हुआ दिखाई दे, मेरा ये ख्याल है कि इस स्ट्रैटेजी को आखिर में बदलना पड़ेगा। अगर तो ये हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी को जैम करना शुरू कर दें, जो कि प्लान बी यही है कि अगर वो रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो अगर जो लाहौर वाली तंजीम है लाहौर बंद कर दे, सियालकोट बंद कर देंगे, फैसलाबाद, हर शहर, गुजरांवाला, ये शहर बंद कर देंगे। जगह जगह आपको नजर आ रहा होगा पुलिस और प्रोटेस्टर्स आपस में एक दूसरे को बटे शटे मार रहे होंगे। अगर ये इस तरह कर दें, और दिस कुड बी योर प्लान बी, कि बजाय इसके कि तमाम काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे हो, जो जिस जगह है वो उसी जगह पे, ये मेरा ख्याल है प्लान बी है तरीके इंसाफ का। दिस माइट वर्क। इसके लिए ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं होती। बट काशिफ साहब ये भी आखिर में जरूर बता दीजिए, जो मोहसिन नकवी साहब को टास्क दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ये जो मुज़ाकराती टीम को लीड करने का, आपको लगता है इसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं होनी? देखिए, एक तो मैं बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये फैसल वाडा साहब को पहले से पता था, और मेरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई कोर्ट ही मना कर देगी इस प्रोटेस्ट से। वो आज मेरी एक पीटीआई के दोस्त से बात हो रही है, उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा ली है पिटीशन। तो मैं कहा जी ये पिटीशन का फैसला यही आएगा कि आप ये काम नहीं कर सकते।
तो आपको रोकने के लिए वो जो लीगल चीज चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट कवर। आपको, इसको सरकार को लीगल कवर, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा, यानी सरकार को मिल जाएगा हाई कोर्ट के फैसले की और वो मिल चुका है कि अल्टीमेटली अगर ये मतलब मुज़ाकरात आप ये कामयाब सोचें- नहीं होते, किसी करवट नहीं बैठते, तो फिर अमन ओमान कायम करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है कि देखिए वो फिर तहरीक इंसाफ ने पहली मर्तबा ये किया है, मैडम तहरीक इंसाफ ने पहली मर्तबा किया, उन्होंने कहा किस चीज की इजाजत मांगे, वरना हमेशा इजाजत मांगते थे, हमेशा जगह का तयन होता था, मुज़ाकरात करते थे, उनको इजाजत नहीं थी मिलती। ये सब आप पहले दिन से वो कह रहे हैं हम इजाजत नहीं लेंगे, तो इसका मतलब उनको भी पता है कि हम जो करने आ रहे हैं उसके लिए इजाजत ना हमने मांगनी है और ना मिलनी है। थैंक यू सो मच काश साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।